जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 का लास्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल पहले प्रीवियस लेक्चर की वैल्यूएशन होगी, आपकी क्विज़ होगा, मेंटी क्विज़ लाइव, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के बाद फिर फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। क्विज़ के लिए तैयार हैं? चलिए, लिंक आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप में एडेड नहीं है तो वो साइट पे जाए menti.com menti.com और कोड एंटर करना है। आज का कोड है 42697306 जी। कोड एंटर कीजिए। पेज आपके सामने अगर डिस्प्ले हो जाता है ये सामने, जिस पे ये कंटेंट लिखा हो कैफे, तो फिर इसका मतलब सही जगह पे है। स्टार्ट करें जी क्विज। क्विज कैसे होगा ये आपको पता ही है। 12 क्वेश्चंस हैं आज के क्विज के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 स्टार्ट करें जी। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। Which party is responsible for preparing the subject matter in an assurance engagement? कौन सी पार्टी? इजी क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और हमारे ऑडिट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स। फिलहाल मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स के लिए को हम इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है, वो आगे चल के हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। करेक्ट। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। जी, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रैक्टिशनर इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट? एश्योरेंस एंगेजमेंट में मेन पर्पज क्या होता है उसका? क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो मैनेजमेंट यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम होता है। मैनेज इंटेंडेड यूजर्स बिल्कुल भी नहीं मैनेज करना उसने। टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी। क्या करना है? टू ऑब्टेन एविडेंस एंड प्रोवाइड कंक्लूजन। कंक्लूजन से क्या मुराद होती है? कंक्लूजन से मुराद ये स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं। कंक्लूजन से मुराद ये स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और एविडेंस से क्या मुराद होती है कि इस नतीजे पे पहुंचने के लिए प्रैक्टिशनर जो भी काम करेगा उससे उससे जो भी नॉलेज हासिल होगा, इंफॉर्मेशन हासिल होगी, उसे हम एविडेंस कहते हैं। कोई भी प्रैक्टिशनर, कभी भी प्रोफेशनल एविडेंस के बगैर कभी कंक्लूजन नहीं देता, ठीक है। जैसे आई कैप हर 6 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस पे कंक्लूजन देता है, ऐसा ही है। क्या उसके पास कोई एविडेंस होता है? कोई एविडेंस नहीं होता आई कैप के पास। क्या एविडेंस होता है उसके पास? एविडेंस क्या होता है? क्या? हाँ, आपका जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है उस पेपर की बेस पे कंक्लूजन ड्रा करता है कि स्टूडेंट को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो उसकी ड्यूटीज हैं, ध्यान में रखिएगा एक ही सेंटेंस में। एविडेंस ऑब्टेन करना ये अलग ड्यूटी है, कंक्लूजन या ओपिनियन भी से बोलते हैं, ये ड्रा करना अलग ड्यूटी है। इसको अलग अलग इसलिए बोलते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एविडेंस कुछ और कह रहा होता है और कुछ प्रैक्टिशनर कंक्लूजन कुछ और दे देते हैं। एविडेंस कह रहा होता है कि गड़बड़ है, मिस स्टेटमेंट्स हैं, और बाज़ औक़ात कुछ प्रैक्टिशनर कह देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो उसने दोनों जिम्मेदारियां लगाई है, एविडेंस भी हो और कंक्लूजन भी एविडेंस के मुताबिक हो, वरना आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा क्वेश्चन 3। What type of report is provided at the end of assurance engagement?
बहुत अच्छा रिटर्न ओरल एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं, बल्कि ऑडिट में कोई भी चीज़ जो है वो ओरल नहीं होती, हमने हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट भी हमारी होती है वो तो बल्कि हमारे पूरी ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है, सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। पूरी ऑडिट में हम हज़ारों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो क्या है? रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। और इसके अहम होने की रीज़न क्या है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो सारी एक्सटर्नल वर्ल्ड को सर्कुलेट किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट की बेस पे इन्वेस्टर्स ने डिसीजन करने हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मिलियंस बिलियंस की इन्वेस्टमेंट इस रिपोर्ट की बेस पे की जाती है, या इसको भी कंसीडर किया जाता है। और फैक्टर भी होते हैं इन्वेस्टमेंट के, रिपोर्ट को भी कंसीडर किया जाता है। गैस कीजिए, अगर किसी कंपनी की जो रिपोर्ट है वो मॉडिफाइड इशू की जाए, ऑडिटर अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करे, यानी इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? कम हो जाएगी। शाबाश। What must be sufficient and appropriate to support practitioners conclusion? जो प्रैक्टिशनर कंक्लूजन देगा इसकी सपोर्ट में, इसकी बेस में क्या चीज है जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए? एविडेंस। ठीक है, एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, आप शायद देखते होंगे कि कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है, कोई स्टूडेंट उस टॉपिक के 2 क्वेश्चन करके कहता है बस मेरी तैयारी हो गई, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो 20 क्वेश्चन करके भी कहता है अभी तसल्ली नहीं हुई मेरी, मजीद क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए। ऐसा होता है, हर एक का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई जल्दी मुतमिन हो जाता है अपनी तैयारी से, कुछ ज़्यादा तैयारी करके भी मुतमिन नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंट। ऑडिट में भी हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है, और उस एविडेंस की बेस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब प्रैक्टिस में दुनिया में कोई एक ही ऑडिटर तो नहीं है, वो हजारों ऑडिटर्स हैं। तो सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एविडेंस कितना ऑब्टेन करना है। क्या हमें 100% ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहिए कंक्लूजन देने से पहले, या 100% से कम ट्रांजैक्शन को भी चेक कर सकते हैं? इसका जवाब है कम को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे असल प्रॉब्लम है कि 100% कम कितना? 90%, 80, 70, 60, 50, 40, कितना? ये एग्जैक्ट परसेंटेज किसी स्टैंडर्ड में नहीं दी। उन्होंने कहा ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर किसी जगह पे आपको चांस नजर आ रहा है, रिस्क नजर आ रहा है ज्यादा है, वहां पे आप परसेंटेज हाई कर दें। जहां पे आपको लग रहा है कि रिस्क कम है, परसेंटेज इसको लो कर दीजिए। ठीक है, तो ये उन्होंने कहीं पे परसेंटेज नहीं दी हुई, हमें खुद हालात के मुताबिक ये फैसला करना पड़ता है। लेकिन एक रूल उन्होंने बताया हुआ है कि एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि मुनासिब है। जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे कहे सर ये चैप्टर है, इसकी कितनी केस स्टडी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? ठीक है, तो हम सारे स्टूडेंट को देख के फैसला करते हैं। जो स्टूडेंट थोड़ा वीक हो, उसने छुट्टियां की, उसको हम कहते हैं थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जिसने क्लास में पार्टिसिपेशन की, वो साथ साथ पढ़ा हो, असाइनमेंट भी कर रहा हो, उसको हम कहते हैं कि अच्छा चलो तुमने पहले ऑलरेडी तैयारी की हुई है, तुम थोड़ी कम प्रैक्टिस कर लो। स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ना कि हर एक को एक ही जवाब दे देना चाहिए, नहीं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। लेकिन कम अज कम इतनी को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आई कैप की एडजस्टमेंट सारी उनमें कवर हो जाए। तो स्टैंडर्ड ने भी हमें कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दी हुई, लेकिन एक रूल बताया कि एविडेंस कितना होना चाहिए? सफिशिएंट है, यानी उसकी क्वांटिटी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। क्वांटिटी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू में 50 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है और कोई ऑडिटर 70,000 को चेक करके कहे सब कुछ ठीक है। अगर 50 मिलियन का रेवेन्यू 70,000 चेक करके कहा ठीक है, क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है? नहीं है। हमें स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया कितना होना चाहिए, लेकिन हमारी कॉमन सेंस कह रही है कि ये तो काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए अब इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी कि क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होता है, सफिशिएंट क्या है, एप्रोप्रिएट क्या, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी। फिलहाल सिर्फ इतना कंसेप्ट आपको बताया है कि एविडेंस कितना इकट्ठा करना है, एग्जैक्ट परसेंटेज हमें नहीं बताई गई, लेकिन कुछ रूल बताए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा रूल क्या है
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, कि जिससे एक रीजनेबल पर्सन इस नतीजे पे पहुंच जाए कि हाँ जी काम ठीक है, तैयारी ठीक की है आपने जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ही टिक हुआ था ना, ऑप्शन टिक। नेक्स्ट, who are the intended users in assurance engagement? कौन है इंटेंडेड यूजर्स? शेयर होल्डर्स, बिल्कुल आसान, शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, बैंकर्स भी हो सकते हैं, या सिमिलर पार्टीज भी हो सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ठीक है। हाँ कोई बिल्कुल बिल्कुल और भी हो सकती है पार्टीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फर्ज कीजिए बिल गेट्स ये कहता है कि मैं आपको डोनेशन देता हूं, आप पोलियो के खात्मे की कोशिश कीजिए, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं जितनी डोनेशन दूंगा ना, अब मुझे उसका हिसाब किताब आपने ऑडिट करवा के देना है कि कहीं किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर लिया। तो इस सिचुएशन में यूजर कौन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो बिल गेट्स होगा जो डोनर है, या कोई जो भी डोनर डोनेशन देते हैं। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, लेकिन हमारे केसेस में हमारे सिलेबस कैफेट की हद तक यूजर्स कौन हुआ करेंगे? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, which of the following is an example of subject matter in an assurance engagement? Easy question. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा ही है, बाकी तो नहीं है, बाकी तो अलग अलग एलिमेंट है। अच्छा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कोई सब्जेक्ट मैटर हो सकता है? हाँ, फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बजट, बजट भी हो सकता है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 7 ये रहा। What framework is typically used by responsible party to prepare the subject matter? शाबाश, क्या? IFRS। याद रखिए, एक मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, उनके लिए भी रूल्स हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो फ्रेमवर्क कहलाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास IFRS है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगी, रूल्स को क्या कहते हैं? IFRS। जरा सोच के मुझे बताइए, जैसे अकाउंटिंग में आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या ऑडिट में भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे क्या? अंदाजा लगाइए, बिल्कुल होंगे। उनमें क्या लिखा होगा कि आपने ऑडिट कैसे करना है? काउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा होगा? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कैसे करना है। अकाउंटिंग वाले स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग वाले स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISAs, ठीक है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि कैफ लेवल पे IFRS तो आपने पढ़ने होते हैं, आपने चाहे इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, है ना, वो पढ़ते हैं, लेते हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, साथ लेके जा सकते, ओपन बुक अब नहीं है, हाँ। लेकिन ऑडिट में आपने स्टैंडर्ड्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग में फिर भी आप पढ़ाते होंगे, टीचर्स आपको कहते हैं ना ये पढ़ लो ये पढ़ लो, पढ़ाते हैं क्लास में कि उसके बगैर ही सिखाते हैं। ऑडिट में जरूरत नहीं, CFAP लेवल पे जाके जरूरत होगी, कैफ लेवल पे हरगिज जरूरत। लेकिन अक्सर हो सकता है बाज़ औक़ात आप मेरे मुंह से ये बात सुने कि स्टैंडर्ड्स में ये लिखा है, ISAs में ये लिखा है, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नहीं। क्लियर जी? नेक्स्ट। अच्छा, क्विज का ये फायदा होता है, एक तो आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाता है, दूसरा अगर कोई टर्म ऐसी आ जाए जो नई हो तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी मिल जाता है, तो इसमें नई चीजें भी होती हैं, ये ज़हन में रखिएगा, आप सीखते हैं।
क्या एलिमेंट एसेंशियल है? हाँ, जो लाजमी है ना वो 3 पार्टी रिलेशनशिप है। टैक्स प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग भी नहीं। हमारे सिलेबस की हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता तो बात ठीक होती, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग नहीं। करेक्ट जी। अभी क्वेश्चन 9 ये रहा। Which best describes suitable criteria in an insurance engagement? क्या जी? Basis for evaluating subject matter। साहब रिपोर्ट फॉर्मेट वो itself एलिमेंट है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस भी नहीं, टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं, बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग सब्जेक्ट मैटर, ये सूटेबल क्राइटेरिया। क्वेश्चन 10 ये रहा जी। इजी क्वेश्चन। हु प्रिपेयर्स सब्जेक्ट मैटर इन इंश्योरेंस? मैं ऑप्शन 2 शायद वो फिल करना भूल गया मैं। किसी ने ऑप्शन 2 को भी क्लिक ना कर दिया हो। रिस्पॉन्सिबल पार्टी करेक्ट। हाँ एक नहीं, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा जी। What role does intended user play in an assurance engagement? क्या करते हैं? Prepare the subject matter, verifies evidence नहीं, receives the assurance report। Correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लास्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। What does an insurance report primarily include? बड़ी चीज, प्राइमरी चीज क्या आती है? रिपोर्ट में बहुत सी चीजें होती हैं, सबसे अहम चीज क्या होती है? प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन। जैसे आई कैप जब आपको वो रिजल्ट कार्ड भेजता है उसमें और भी बहुत सी डेट, नाम, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, सबसे अहम क्या चीज होती है? पास है या नहीं। तो प्रैक्टिशनर कंक्लूजन सबसे अहम है। चलिए आज के हमारे टॉपर्स जी, फर्स्ट पोजीशन शाबाश। किन किया फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन हाथ उठाइए जरा, शाबाश। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन शाबाश। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन हाइब्रिड में है या ऑनलाइन है? फिफ्थ पोजीशन शाबाश। सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, ये ऑनलाइन हाइब्रिड में तो नहीं है। सेवंथ पोजीशन हाथ उठाइए जरा, नहीं कोई नहीं। एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। ये हाइब्रिड क्लास में क्यों नहीं प्राइज आते ज्यादा? ये उनको मैं गलत पढ़ा देता हूं। हाइब्रिड वालों को समझ नहीं आती क्या? नहीं, मेरा ख्याल है हाइब्रिड वालों को समझ नहीं आती। ऐसा है, हाइब्रिड क्लास में कौन वादा करता है कि कल प्राइज जीतेगा कल के क्विज में? शाबाश, हाथ उठाइए जरा। हाइब्रिड क्लास में एक इरादा भी नहीं कर रहे भाई, इरादा तो कर ले। मर्जी है आपकी। चलिए जी, क्विज एंड हुआ। अब चलते हैं आपकी होम असाइनमेंट की तरफ। होम असाइनमेंट में आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया था। कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? शाबाश। होम असाइनमेंट चेक हो गई है आपकी? कितने स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक नहीं हुई? इनकी क्यों नहीं हुई असाइनमेंट चेक? जरा जल्दी से कर दीजिए।
स्टैंप लगवा लिया करें असाइनमेंट चेक की, क्योंकि हफ्ते 10 दिन के बाद जो रेगुलर स्टूडेंट असाइनमेंट करते हैं उनको असाइनमेंट की बेस पे प्राइस भी शेयर किया जाता है। सुना होगा ना, मेहनत का फल मीठा होता है, हैं? तो आपको फल मिलेगा, इतना ज़्यादा मीठा नहीं होगा, हाँ जी, लेकिन एप्रिसिएशन के लिए प्राइस शेयर किया जाएगा आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये क्वेश्चन है। ये आईकैप का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आईकैप के पास पेपर का शायद। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आईकैप के पास पेपर का क्वेश्चन किया, हाँ एक किया था, वो स्टीवर्डशिप वाला, हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे वो क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले हाइब्रिड क्लास में भी एक स्टूडेंट ने पूछा है, और अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने कितना लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे और आपके टाइम पे, 2 फैक्टर्स पे। कितना लिखना है ये किस पे डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पे और आपके टाइम पे। टाइम कितना है, ठीक है। वैसे तो मेरे लिए बड़ा आसान है आपको ये बता देना कि जितने मार्क्स हो उनको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, 1.8 से मल्टीप्लाई इस टाइम में आपने सॉल्व कर, और कोशिश भी यही करनी चाहिए, प्रैक्टिस भी हम यही, बेंचमार्क यही रखेंगे। लेकिन सम टाइम आपको पता है एग्जाम में जो आखिरी क्वेश्चन होता है ना, वो होता है 16 नंबर का, और उसके लिए टाइम बचता है सिर्फ 12 मिनट, ठीक है। तो बाज़-औक़ात हमें फिर ऐसे भी करना पड़ता है। उस सूरत में हम स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं अपनी, और सिर्फ अहम जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो लिखते हैं। लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशन से फिर कभी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या करना है आपने याद रखें कि 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हमारे फर्म में एक मैनेजर हुआ करते थे, वो एक जुमला बोलते थे कि उनसे कोई पूछता था ना, यार तुम इतना ज़्यादा काम क्यों नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सा काम करते। तो वो कहते होते थे कि जितनी तनख्वाह उतना काम, जितनी, और तनख्वाह सबको अपनी कमी लगती है। तो एग्जाम में कितना लिखना है भाई, जितनी तनख्वाह उतना काम। और एग्जाम में तनख्वाह क्या होती है हमारी, मार्क्स। तो जितना कम मार्क्स तो कम लिखना है, ज्यादा मार्क्स तो ज्यादा लिखना। अब इससे क्या मुराद है, देखिए इससे मुराद ज्यादा लिखना है से मुराद मेरी ये नहीं है कि आपने कितनी लाइंस लिखनी है, ठीक है, बल्कि इससे मुराद ये है कितना वक्त आपने लगाना है। कुछ स्टूडेंट की स्पीड ज़्यादा होती है, वो हो सकता है कि उसी टाइम के अंदर ज़्यादा लिख लें। कुछ स्टूडेंट की स्पीड कम होती है, राइटिंग स्पीड, वो हो सकता है कम लिखें। तो आपने क्या करना है, आइंदा जब कभी कोई भी क्वेश्चन, चाहे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो चाहे केस स्टडी हो, उसके मार्क्स उठाने हैं, उनको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है, और क्वेश्चन के साथ वो लिख देना जो भी आंसर आएगा कि मैंने इतने मिनट में इसको आंसर करना है, याद रखिए। और आपका आंसर लगभग उतने ही टाइम में खत्म होना चाहिए। अगर आपका टाइम ज्यादा लगा है तो ये भी रिस्क है। क्या रिस्क है कि आप ओवर ऑडिटिंग कर रहे हैं। जैसे इसमें 4 × 1.8 7.2, इसका मतलब है 7 मिनट और 12 सेकंड में आपने इसको लगभग राउंड ऑफ कर ले 7 मिनट में आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको 9 मिनट में सॉल्व करते हैं, फिर बाद में टाइम देखते हैं, पता चलता है 9 मिनट में किया है, इसका मतलब क्या है, आपने ओवर ऑडिटिंग की। ओवर ऑडिटिंग का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा काम किया, जरूरत से ज्यादा लिखा। इसका आपको नुकसान होगा, एंड में कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा, एंड में फिर वही होगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 12 मिनट बचे। ओवर ऑडिटिंग भी नहीं करने। और अगर आपने यही क्वेश्चन 5 मिनट में कर लिया तो इससे ये ना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पेपर इतना आसान, पेपर 2 घंटे में कर लिया, 2 घंटे में करके मैं बाहर। मैं कहा शाबाश। स्टूडेंट को कुछ नहीं बताते, क्या रिस्क बढ़ जाता है हमारा, स्केप्टिसिज्म, रिस्क बढ़ गया। क्या रिस्क बढ़ा कि इसने जितने पॉइंट्स लिखने थे क्वेश्चंस के उतने पॉइंट्स लिखे ही नहीं, ठीक है। इसमें रिस्क होता है अंडर राइटिंग का, याद रखें। अक्सर स्टूडेंट की आदत है, वो इसको समझते हैं ये हमारा एफिशिएंसी का पॉइंट, हमने पेपर जल्दी कर लिया।
लेकिन हम ऑडिटर्स हैं, हमारा स्केप्टिसिज्म हमें क्या कहता है कि जिसने काम जल्दी किया मतलब रिस्क है कि उसने काम कम किया। तो हमने ना अंडरस्टेटमेंट करनी है ना ओवर स्टेटमेंट करनी है, दोनों ही गलत है। तो इसीलिए लगभग साथ में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई जाहिर बोर्ड थोड़ी काम कर रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। बात समझ गए? आइंदा जब कभी कोई भी क्वेश्चन करना है, खास तौर पे ऑडिट के पेपर में, आपने क्या करना है, टाइम बाउंड करके चलना है अपने आप को। तो जरा इसके साथ ऊपर लिख दीजिए कितने मिनट में करना है ये, 7 लिख ले ऊपर 7। फिर आगे चलें ब्रीफली। देखिए क्वेश्चन इन इटसेल्फ बहुत आसान है, आपको देखते ही पता चल गया होगा क्या लिखना है, लेकिन मैं इसको आप एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है एग्जाम में लिखना। एग्जाम में जो आप सोल्यूशन लिख रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो सिखा रहा हूं। पहली चीज, हर क्वेश्चन में अपने आप को टाइम बाउंड करना है लाजमी। दूसरी चीज उसने लिखा है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें 2 अल्फाज पावर वर्ड है, कौन कौन से? 2। हाँ, एक तो 4, नंबर और डेट्स याद रखे, लिख ले, नंबर और डेट्स किसी भी क्वेश्चन में आ जाएं आपके लिए पावर वर्ड्स, नंबर और डेट्स। और आप अकाउंटेंट हैं, नंबर को कहीं नहीं छोड़ेंगे, नंबर थोड़ा सा भी कहीं पे लिखा होगा ना फौरन फोकस उसके ऊपर करेंगे, डेट्स को अक्सर इग्नोर करेंगे, और केस स्टडी में वो डेट्स में आपको घुमाएगा। ठीक है, 4। और फिर उसके बाद एक्सप्लेन का वर्ड, एक्सप्लेन के वर्ड से आगे आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो आप पहुंच गए, वो भी अहम है, लेकिन ज्यादा फोकस कराना चाहता हूं इन दोनों। मतलब एक्सप्लेन से क्या पता चला, क्या सिर्फ हेडिंग लिखनी है कि उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी, एक्सप्लेनेशन भी? एक्सप्लेनेशन भी। 2-3 अल्फाज होता है, लिस्ट, आइडेंटिफाई, स्टेट, इनका मतलब होता है सिर्फ हेडिंग लिखो। इसके अलावा जितने भी वर्ब है, इनके अलावा जितने भी वर्ब, वो चाहे कुछ भी हो, डिस्क्राइब हो, एक्सप्लेन हो, वगैरह वगैरह, वो उनका मतलब क्या होता है, हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। और इन वर्ब्स में कोई फर्क नहीं है, वो क्लासिक टीचर आज से 15-20 साल पहले वो बताया करता है, पेज हुआ करता था, एक्सप्लेन का वर्ड ये है, डिस्कस का ये है, और पता नहीं क्या क्या आगे कुछ और वर्ड होते थे, पूरी लिस्ट होती थी। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपने इतना डिसाइड करना है लिखना कितना है, सिर्फ हेडिंग लिखनी है, ये एक्सप्लेनेशन भी, और एक्सप्लेनेशन में आगे कितनी एक्सप्लेनेशन आपको पता है मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन इसलिए ताकि डिसाइड कर ले मैंने सिर्फ हेडिंग लिखनी है या एक्सप्लेनेशन भी। तो बताइए इसमें क्या करना है, आगे लिखा है एनी 4। एनी 4 का मतलब क्या है, 5 है, कोई से 4 लिख लो अपनी मर्जी के, कोई से भी 4 लिख लो। इस तरह की सिचुएशन में क्या बेहतर है, क्या सिर्फ 4 ही लिखे जाए या 5वां एलिमेंट भी लिख दिया जाए? रिक्वायर्ड 4 ही है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसके पास टाइम है, उसके पास, और वो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता है, याद रखे ये उसके लिए नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, बल्कि ये पॉजिटिव है। आई कैप फर्स्ट 4 पॉइंट्स चेक नहीं करेगा, आई कैप बेस्ट 4 पॉइंट्स चेक करेगा। यानी उसमें कोई एक आधा अगर गलत भी हो गया तो आपको उसका मार्जिन मिल जाएगा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 4 पूछा 5 लिखेंगे, वो कहेगा इसको तो गिनती नहीं आती, इसको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही नहीं चाहिए, इसको फेल करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ बेहतर है 4 ही लिखें, लेकिन अगर टाइम हो तो 5 भी लिखने में हर्ज कोई नहीं है, हर्ज कोई नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं। क्लियर जी? मैं वो बोला अगर टाइम हो पूरी बात, अगर टाइम हो फिर, वरना ना लिखें, टाइम नहीं है फिर ना लिखें। क्लियर जी? ये आगे चल के आएगा, आपसे कुछ डिसीजन, कुछ चीजें कहेगा इसमें से ढूंढो, वो एक सिस्टम बताएगा आपको कंपनीज का और कहेगा इसमें से वीकनेसेस ढूंढो। तो वो वीकनेसेस अगर 4 उसने कहा ढूंढनी है, लेकिन हमें एक और नजर आ गई तो 5वीं भी लिख दे, इसमें कोई अगर टाइम हो, ये शर्त है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेफर साइड पे होंगे। हो सकता है एक आधी गलत हो जाए। क्लियर जी? सिर्फ यही क्वेश्चन था। चलिए अब वापस आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है?
एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था एलिमेंट्स में से, हाइब्रिड क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ वो इंटरनल। कल एक बात हुई थी 3 पार्टी रिलेशनशिप में के 3 पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी? इंटेंडेड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर। ठीक है, प्रैक्टिशनर को हम एश्योरेंस प्रोवाइडर या ऑडिटर भी बोलते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल दी थी कि समटाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स जो कंपनी को रन करने वाले हैं वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना एम्प्लॉय रख लेते हैं, अपना एम्प्लॉय रख लेते हैं। ठीक है, और उन्हें कहते हैं कि आप ये वेरिफिकेशन करें। अब इस सूरत में याद रखें, इस वो भी कहने को वेरिफिकेशन कर रहा है ना, तो कहेंगे तो उसको भी ऑडिटर ही, लेकिन उस ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया है? मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने अपनी रिपोर्ट बना के किसको देनी है? मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को नहीं। तीसरी और सबसे अहम चीज, अगर ये रिपोर्ट थर्ड पार्टी शेयर होल्डर्स वाला को प्रोवाइड की भी जाए ना, वो उसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हालांकि काम तो एक जैसा है, हाँ वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके, क्योंकि डायरेक्टर्स उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, डायरेक्टर उसको लालच दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठीक लिख दो, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, बोनस मिल जाएगा, इसीलिए उसकी बात, हालांकि वो तकरीबन वही काम कर रहा होता है जो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फिर हम उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिटर है, वो भी ऑडिटर, लेकिन उसे इंटरनल क्यों बोलते हैं? मैनेजमेंट का हिस्सा है। और फिर हम जो बाहर के लोग होते हैं जो आके वेरिफिकेशन करते हैं, हमें क्या बोला जाता है फिर? एक्सटर्नल ऑडिटर, या बाज़ औक़ात सिर्फ ऑडिटर भी बोला जाता है, या बाज़ औक़ात स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वहां वो नॉन स्टैट्यूटरी, तो ये हम क्या है? ऑडिटर। क्लियर? और हमारी जो हम रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर रिलाई करेगी जो जितने जो एक्सटर्नल वर्ड है वो। ये बात समझ आ गई आपको? इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर में फर्क। चलिए जी सर, अगर यही ऑडिटर किसी सब्सिडरी का, उसी कंपनी की सब्सिडरी का, नहीं, इससे ज्यादा ना सोचिए। ये इंटरनल ऑडिटर, ये हम जितना भी सिलेबस पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये सारे का सारा किसके ऊपर बेस कर रहा है? एक्सटर्नल ऑडिट के ऊपर। हम एक्सटर्नल ऑडिट सीख रहे हैं, आप एक्सटर्नल ऑडिटर बनने जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर नहीं। तो इंटरनल ऑडिटर के बारे में मजीद कुछ नहीं सोचना, एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में जितना मर्जी सोचें। और की क्वेश्चन? चलिए जी। सवाल अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे याद आ गया प्रॉब्लम, आपने जो कोई क्वेश्चन पूछना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करें, कंटेक्स्ट ना बनाया करें। व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर ऐसा होता है, फिजिकल क्लास में तो कम होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में वो बता रहे होते हैं, सर आपने ये चैप्टर था, उसमें ये कंसेप्ट था, उसमें ये बताया था, फिर ये कहा, ये समझ आ गई मुझे, ये समझ आ गई, अब ये वाली बात समझ नहीं आई, वो बताएं। देखिए, वो टीचर या जो भी हमारे उधर असिस्टेंट होते हैं, जवाब दे रहे थे ना, वो सारा पढ़ा होता है उन्होंने। ठीक है, उन्हें पता होता है कंटेक्स्ट क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करें, सर ये बताइए ये क्या है। अगर जरूरत हुई तो हम खुद पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये आपने किस चैप्टर नंबर या किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से सवाल पूछा है, जरूरत हुई तो, वरना आप डायरेक्ट पूछें। सूटेबल क्राइटेरिया और एविडेंस के अंदर कंफ्यूजन आ जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने घर से सीए करने के लिए आए हैं, ये आपकी एक टास्क है, प्रोजेक्ट है, इंगेजमेंट है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आई कैप, आप और आपके पेरेंट्स भी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? आप। ठीक है, जिन्होंने तैयारी करनी है। इवैल्यूएट किसने करना है? वेरीफाई किसने करना है कि आपने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आई कैप ने, सेकंड पार्टी। और रिपोर्ट किसको जाए? प्राइमरी यूजर कौन है? वो पेरेंट्स है। ठीक। अच्छा, अब जो आपका पेपर होगा, क्या इसके बारे में आई कैप ने कुछ बताया हुआ है कि तैयारी
इस तरीके से होगी और इस चीज को मैं टेस्ट करूंगा। क्या वो चीज, वो क्या है आपका सिलेबस, वो है आपका क्राइटेरिया। सिलेबस क्या हो गया, सिलेबस की हैसियत ऐसी है जैसे क्राइटेरिया। और जो डेली आपको होम असाइनमेंट दी जाती हैं, टेस्ट होते हैं आपके, ये आपके लिए क्या है, एविडेंस। एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस क्या है कि क्या क्राइटेरिया के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, ये होता है एविडेंस। ऑडिट में भी हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, क्या कोई उसका सिलेबस होगा जिसको सामने रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रूल्स होंगे, राइट, वो है हमारा क्राइटेरिया। वो रूल्स के कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वो है क्राइटेरिया। तो ये ऊपर पड़े हैं रूल्स IFRS, नीचे पड़ी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने आके ऑडिटर ने क्या चेक करना है, क्या ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस क्राइटेरिया फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कहा था इंटायर क्लास को रीवैल्यू करो, इसने 10 में से 2 को रीवैल्यू किया, बाकी को कॉस्ट पे शो करवाया, ठीक है। तो मैं ये चेक करूंगा, मेरी ये चेकिंग एविडेंस कहलाती है। मैं जाहिर है देखूंगा भाई कितनी प्रॉपर्टी है, उनके नाम क्या है, कहाँ से वैल्यूएशन करवाई, कॉस्ट क्या है, कितने की खरीदा, ठीक है। कॉस्ट को भी चेक करूंगा परचेज इनवॉइसेस के साथ, उसका एविडेंस अलग आएगा। जो एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं उनको वैल्यूअर की रिपोर्ट के साथ कंपेयर करूंगा, वो भी एक एविडेंस है। तो एविडेंस क्या है, जो हम कलेक्ट करते हैं। एविडेंस हर कंपनी का अलग अलग कलेक्ट होता है और फ्रेमवर्क अमूमी तौर पे सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे पाकिस्तान में फ्रेम IFRS है, हर ज्यादा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए फ्रेमवर्क IFRS है, लेकिन जो उनका एविडेंस है वो हर ऑडिटर जो उस कंपनी का ऑडिट कर रहा होगा वो अलग अलग कलेक्ट करता है, ठीक है जी। एविडेंस, हमारे सीनियर मैनेजर थे, वो क्या करते थे, वट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी सपोर्टेड। वट एवर इज रिपोर्टेड यानी आप जो भी रिपोर्ट में लिखते हैं शुड बी सपोर्टेड, आपके पास कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। तो जो ये है ना शुड बी सपोर्टेड, कैसे, वो एविडेंस कहलाता है कि आपके पास क्या सबूत है। भाईजान से मैंने कहा असाइनमेंट क्यों नहीं करेगा, सर कल बीमार था मैं इसलिए असाइनमेंट नहीं कर सका। मैंने कहा क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस होगा इनके पास, ये कहेंगे सर ये डॉक्टर को चेक करा था, ये उसकी प्रेस्क्रिप्शन है, ये देखें सर, ठीक है। तो ये जो उसके पास प्रेस्क्रिप्शन होगी डॉक्टर की मेडिकल, वो क्या है, उसका एविडेंस है। और याद रखें हर चीज का एविडेंस मौजूद होता है दुनिया में, हर चीज का एविडेंस, ये असूल ऑडिट में याद रखना है आप। और एविडेंस के बगैर हमने, इवन आपके दिमाग में जो चल रहा है ना उसका भी एविडेंस होता है। हाँ, सोचेंगे सर मेरी इंटेंशन है, इस इंटेंशन का क्या एविडेंस होगा, नहीं नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन से पता चलता है। बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, हाँ, उससे पता चल जाता है दिमाग में क्या चल रहा है। बहरहाल चले खैर छोड़े, वापिस आते हैं। अब हम नया कंसेप्ट आज सीखने जा रहे हैं, तैयार है नया कंसेप्ट सीखने के लिए? वो है लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। हमने ये सीखा है कि 3 पार्टी रिलेशनशिप में 3 पार्टीज होती हैं, और आपको याद होगा कल हमने इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, ये मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स, ये ऑडिटर या एश्योरेंस प्रोवाइडर इसको बोल देते हैं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एश्योरेंस प्रोवाइडर ऑडिटर को दी, ऑडिटर ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग की, एविडेंस ऑब्टेन किया, एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद रिपोर्ट दी शेयर होल्डर्स को। क्या इस रिपोर्ट के मिलने के बाद शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि वो ठीक है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद शेयर होल्डर ज्यादा श्योर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के बारे में? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि
ऑडिटर ने अश्योरेंस प्रोवाइड की है, श्योरिटी दी है शेयर होल्डर को, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दी, शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस मिली, ठीक है, शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस मिल गई, तो क्या ये अश्योरेंस का एक ही लेवल है या डिफरेंट लेवल है? डिफरेंट लेवल। हम नॉर्मल लाइफ में भी जो स्टेटमेंट बोलते हैं उनमें स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। एक स्टूडेंट ने पूछा, हाँ भाईजान बताओ क्या पास हो जाएंगे? ये कह रहे सर इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा, कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ दूसरे स्टूडेंट से बोलते, हाँ भाई क्या क्या है, पास हो जाओगे? सर जी इंशाल्लाह पास हो ही जाऊंगा। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? स्ट्रेंथ का डिफरेंस। कुछ स्टेटमेंट हमारी, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे, चीजों के बारे में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ के बारे में कम कॉन्फिडेंट है। जरा मुझे सोच के बताइए, ये स्ट्रेंथ में डिफरेंस आया जो स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ में, ये डिफरेंस किस वजह से आया? बैक एंड पे उन्होंने काम कितना किया है। जिसने जितना ज्यादा काम किया होगा वो स्टेटमेंट देते हुए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, अगर कम काम किया है तो कम कॉन्फिडेंट। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कह सके, गारंटी दे सके मुझे कि वो 100% श्योरिटी है इस दफा का पेपर पास कर लेगा? क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जो 100% श्योरिटी के साथ गारंटी दे के गए? कोई नहीं। हम कल के बारे में गारंटी नहीं दे सकते भाई, ये गारंटी नहीं दे सकते पता नहीं पेपर दे भी पाएंगे कि नहीं। समटाइम ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, वो पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट आए, बड़े टेंशन में होते हैं, जाहिर है जो हादसा हुआ होता है, अफसोस भी होता है हमें, लेकिन ऐसे भी हो सकता, कल क्या होगा नहीं जान सकते हम। तो 100% एक्यूरेटली तो कोई नहीं ना कह सकता क्लास में गारंटी के साथ कि वो पास हो। तो ये इसी तरह ऑडिटर ने शेयर होल्डर को क्या बोलना है कि स्टेटमेंट क्या देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ हमेशा स्टैंडर्डाइज होती है? जवाब नहीं, वेरी करती है। जैसे आप शायद वो क्यूएम में, मैथ में वो पढ़ते होते थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि वो क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसमें क्वेश्चन में ना डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल होते थे। कभी होता था 90%, कभी 95%, कभी 99%, ऐसे ही है ना। और 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता था तो 5% क्या होता था, उसे क्या अल्फा वैल्यू बोलते थे, चांस ऑफ एरर, रिस्क, शाबाश, क्या होता था? रिस्क। क्या क्या आपका कंक्लूजन गलत हो सकता है 95%। अच्छा जरा सोचिए बताइए, 100% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कभी क्वेश्चन किया आपने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात नहीं सिर्फ हमारे प्रोफेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी प्रोफेशन में आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। कोई डॉक्टर 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा, कोई वकील 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता मैं केस जीतूंगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट भी 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकता मैं पास होऊंगा। तो किसी प्रोफेशन, सिर्फ हमारे प्रोफेशन में नहीं बल्कि किसी भी प्रोफेशन में 100% गारंटी देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी। तो यही आपको ये सिखा रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑडिटर ये है, हमने शेयर होल्डर को, यूजर को स्टेटमेंट देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। इस स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ स्टैंडर्डाइज होती है कि डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है? इस पे डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अब हम ये समझेंगे कितनी तरह की स्ट्रेंथ है और उनका नाम क्या है। टोटल 3 तरह की स्ट्रेंथ डिस्कस हुई है, और स्ट्रेंथ याद रखिए डिपेंड करता है किस पे? काम पे। जितना ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते जाएंगे आप किसी चीज के बारे में उतना ही कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, सिंपल। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आप अपने पास होने के बारे में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। 100% कभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि 100% पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे एक ग्राफ के जरिए से, ग्राफ कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया, आपने इसके बाद कंसेप्ट समझ के भूल जाना है, फिर टेक्निकल वर्ड यूज करने हैं। ये 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ठीक है। हम अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, प्रैक्टिकली क्लाइंट आता है। जब मैं क्लाइंट बोलूं ना तो आपने समझ जाना इससे मुराद कंपनी है जिसका हमने ऑडिट करना है, और हमारे पास या तो कोई शेयर होल्डर आता है या शेयर होल्डर के बिहाफ पे चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह मैनेजमेंट में से कोई बंदा आएगा उनके बिहाफ पे।
हमारे पास शेयर होल्डर आया, कहने लगा सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, ऑडिट करेंगे। अच्छा ये बताइए लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या चाहिए? ये ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा कि ये हमें क्लाइंट यानी शेयर होल्डर बताएगा? आपके ख्याल में? शाबाश, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, शेयर होल्डर बताएगा। ठीक है, कि उसे क्या हम कहेंगे ठीक है भैया हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर आपको दरमियान मॉडरेट लेवल की इंश्योरेंस चाहिए तो हम मॉडरेट लेवल का काम करेंगे, हाई लेवल की इंश्योरेंस चाहिए हाई लेवल का काम करेंगे। बताइए किस लिए आए? उन्होंने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मैनेजमेंट बना के हमें दे रही है, हमें डर है कि इसमें गड़बड़ ना की गई हो, हम चाहते हैं आप चेकिंग करके हमें बताएं फाइनेंशियल में ठीक है कि गलत। हमने कहा ठीक है बताओ चेकिंग किस लेवल पे करनी है? शेयर होल्डर ने पूछा कितने लेवल है? हमने कहा 3 लेवल किताबों में लिखे हुए हैं, एक मॉडरेट, एक हाई और एक परफेक्ट या एब्सोल्यूट। हमने कहा हमने 3 बोले, उसने कहा मॉडरेट ठीक है क्योंकि मैनेजमेंट है, हम इनको जानते हैं, ईमानदार है, पास होने से ठीक है, कोई ज्यादा हमें शक शुबा नहीं है इनके ऊपर, तो आप ऐसा कीजिए हमें मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे दीजिए। कौन सा बताया? मॉडरेट लेवल, दरमियाने दर्जे का। हमने कहा ठीक है, यानी यूं समझ लीजिए अगर हम इसको क्वांटिफाई करें ना परसेंटेजेस में, तो समझ लीजिए शेयर होल्डर ने कहा सर ऐसा करें हमें तकरीबन 75% श्योरिटी के साथ आप बता दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, यानी कॉन्फिडेंस लेवल कितना? 75%। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 75% को टेक्निकली बोलते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक दो और नाम भी है। हमने कहा ठीक है सर, अब आप देखिए, अब देखते जाइए अब हम करते क्या करेंगे हमें कहेंगे आप घर जाए हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लें कि आपने हमें पॉइंट किया, ये ना हम सीईओ के पास जाए धक्के देके बाहर निकाल दें, तो इंगेजमेंट लेटर साइन कर लेते। क्या करते हैं? इंगेजमेंट लेटर साइन, जिस पे क्या होता है टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, वो स्टैंडर्डाइज लेटर होता है, कभी पढ़ेंगे इसको भी। हमने साइन कर लिया ताकि बाद में मुकर ना जाए या कोई और बंदा इतराज ना करे, और फिर हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। देखिए आपने जब किसी को बताना है कि आप एग्जाम में इस दफा इंशाल्लाह पास हो जाएं, उससे पहले आपको खुद को कन्विंस होना है कि मैं पास हो जाऊंगा। तो ऑडिटर जब एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना शेयर होल्डर को, वो शेयर होल्डर को एश्योरेंस बाद में प्रोवाइड करता है, पहले खुद एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। भाई पहले खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, तो फिर किसी को बताएगा ना। तो जो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उसने कॉन्फिडेंट होना है, एश्योरेंस ऑब्टेन। एश्योरेंस कहाँ से आएगी? एश्योरेंस एविडेंस से आएगी। अभी जरा गौर से सुनिएगा, एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है ऑडिट, यानी ये बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, एश्योरेंस कहाँ से आएगी? एविडेंस से आएगी। एविडेंस कहाँ से आएगा? प्रोसीजर परफॉर्म करने से आएगा। एविडेंस घर बैठे नहीं मिलेगा। एविडेंस कैसे मिलता है? प्रोसीजर परफॉर्म करने से, भागदौड़ करने से। तो होता क्या है प्रैक्टिकली कि ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करता है, प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करता है। जितने प्रोसीजर परफॉर्म करता रहता है, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस, मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, बोलते जाएं, मोर प्रोसीजर एविडेंस मोर। 50% तक पहुंच गया, काम बंद कर दे ऑडिटर। क्या 50% पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो गया? अभी नहीं हुआ। क्या करना है? फिर मजीद काम करना है, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस। तकरीबन लगभग समझे 75% पे आ गया लगभग। क्या अब काम खत्म कर दे? बिल्कुल अब काम खत्म कर दे। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर ना कर लें, वरना आप 50% ना समझ लें। तो ये 75% पे जब हम आ गए, 75% पे जब हम आ गए, अब बताइए क्या हमें मजीद काम करने की जरूरत है? नहीं, मजीद काम करेंगे तो वो ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी। अब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस या लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। मैथमेटिकली यानी 75, इसका मतलब क्या है? अब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 75% श्योर होगा कि वो ठीक है, और अगर 75% श्योर हैं तो 25% क्या होगा? अभी भी रिस्क होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है। ये मैंने आगे पीछे तो नहीं कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर होना चाहिए था, ये खाली जगह थी।
ये बेसिकली ये वाला डब्बा फिल करना है, ये मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। तो ये हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिया, और ये जो 75% है, 25% है, ये क्या है? रिस्क, कि अभी भी चांस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत। ठीक है, फिर से हम ऑफिस में बैठे थे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर कंपनी का आया, कहने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करने लगे हैं, हमें शक है कि उसमें गड़बड़ ना हो, हम चाहते हैं आप वेरिफिकेशन करें। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेंगे हम। आपको कितने % श्योरिटी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में? ठीक है, उसने कहा ऑप्शन बताइए। हमने कहा अगर पहली वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो हम 75% श्योर हो के आपको बताएंगे, चेकिंग करके बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, काम हमें ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें बिल भी ज्यादा होगा, इसमें हम 95% श्योरिटी के साथ आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और ये है 100%, किताबों में लिखा है 100% श्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। क्लाइंट ने कहा ठीक है आप ऐसा कीजिए, मुझे ये जो मैनेजमेंट है ना, हमें इस पर थोड़ा बहुत शक है, तो ऐसा करें अब की बार आप हमें 95% वाला एश्योरेंस लेवल प्रोवाइड करें। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, क्या एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर क्या करेंगे? मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। 75% पे पहुंच गए, रुके, काम खत्म कर लें। क्यों? पहले तो 75% पे आपने बोला था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो गया, उस एंगेजमेंट में बोला था हो गया, इस एंगेजमेंट में आप कह रहे हैं अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस रिक्वायर्ड था, बोला था। इसमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रिक्वायर्ड है, इसमें अभी काम खत्म नहीं करना। मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। 95% पे पहुंच गए, क्या अब काम खत्म कर लें? बिल्कुल अब काम खत्म कर लें। तो मुझे बताइए, अब इतना काम करने के बाद हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे कि वो ठीक है, तो हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, हम ज्यादा श्योर होके बताएंगे। लेकिन अगर 95% हम कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो 5% क्या है कि अभी भी फाइनेंशियल गलत हो सकती है। और ये तीसरा है ना 100% एश्योरेंस, ये सिर्फ थ्योरेटिकली एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है, इसको एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहते हैं। प्रैक्टिकली वो कहते हैं दुनिया का सिर्फ ये नहीं कि ऑडिटर, बल्कि और भी कोई भी प्रोफेशनल अपने काम की 100% गारंटी नहीं दे सकता। अगर कभी ये 100% पॉसिबल होता ना, तो ऑडिटर इसमें 100% श्योरिटी के साथ कह रहा होता कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक आइटम, एक एक रुपया चेक कर लिया है, इसमें 1 रुपये की भी गलती नहीं है। अगर कभी ऐसा होता तो इसका मतलब ये होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये है हमारा थर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं 75, 95 और 100% की बजाय इसका वो नाम जो स्टैंडर्ड में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ आपके सामने रख रहा हूं। जो 75% वाली एश्योरेंस होती है ना, इसको बोलते हैं मॉडरेट एश्योरेंस, या इसको बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, या इसके अल्टरनेट नेम है नेगेटिव एश्योरेंस। और जो 95% वाली एश्योरेंस होती है, इसको बोलते हैं हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, या रीजनेबल एश्योरेंस, या पॉजिटिव एश्योरेंस। और ये वाला जो एश्योरेंस लेवल है, इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है। इस एंगेजमेंट में जो मॉडरेट लिमिटेड एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट है, इसमें रिपोर्ट बनेगी, एश्योरेंस रिपोर्ट, शाबाश। हाई लेवल वाली एश्योरेंस है, इसमें भी रिपोर्ट बनेगी, दोनों में रिटर्न फॉर्म होगी। अहम क्वेश्चन, क्या दोनों में जो कंक्लूजन दिया जाएगा सेम होगा या डिफरेंट होगा? शाबाश, उसके अल्फाज डिफरेंट होंगे, उसके अल्फाज डिफरेंट होंगे।
दो स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में स्ट्रेंथ सेम है या कम ज्यादा है। कम ज्यादा है तो किस में कम ज्यादा है। इन भाईजान ने क्वेश्चन लेके आए, सर क्वेश्चन चेक कीजिए। मैंने क्वेश्चन देखा और कहा ये क्वेश्चन ठीक है, केस स्टडी आपकी ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन कहा सर केस स्टडी चेक करें। केस स्टडी चेक की, मैंने कहा इसमें गलती नजर नहीं आई। इनको क्या बोला, आपकी केस स्टडी ठीक है। इनको क्या बोला, आपकी केस स्टडी में मुझे गलती नजर नहीं आई। मुझे बताइए केस स्टडी ठीक है, इस स्टेटमेंट में जो कॉन्फिडेंस है, और मुझे गलती नजर नहीं आई, इसमें जो कॉन्फिडेंस है सेम है या डिफरेंट? किसमें ज्यादा है? पहले जिसमें पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करा ना, पॉजिटिव, जिसमें मैं कह रहा हूं कि हाँ मैंने ये चेक किया और ये ठीक है, उसमें एश्योरेंस लेवल ज्यादा है। ये हाई लेवल की एग्जांपल है। और जिसमें मैं नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि मुझे गलती नजर नहीं आई, इसमें मैं ये कह रहा हूं इनडायरेक्टली कि हो सकता है हो, मुझे नजर नहीं आई। स्ट्रेंथ लेवल कम है, कम है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पेपर कैसा हुआ, एक कहते हैं ठीक हुआ, दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं अपनी तरफ से तो ठीक करके आए हूं। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है इसमें स्ट्रेंथ का लेवल कम है। तो इसीलिए याद रखें, अगर लिमिटेड एश्योरेंस वाली, तीन तरह की एश्योरेंस है ना, तीन तरह की, कौन कौन सी? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। लिमिटेड एश्योरेंस में जो वर्डिंग होती है वो कुछ और होती है, और रीजनेबल एश्योरेंस में वर्डिंग कुछ और होते हैं। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस सुन लें। ठीक है, अब पहले लिमिटेड एश्योरेंस कर लेते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस को हम मॉडरेट या नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। लो भी नहीं है लेकिन हाई भी नहीं है। इट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक नॉट आ रहा होता है। नॉट आ, जैसे मुझे गलती नजर नहीं आई, नहीं आ रहा है ना, इसके आने की वजह से नेगेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म। और साथ में ड्राफ्टिंग की एग्जांपल भी दे दी। किसकी एग्जांपल दे दी? ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? इसको लिखना कैसे है। तो लिमिटेड एश्योरेंस को लिखना कैसे है? आप कैसे लिखेंगे? रिपोर्ट में जो लिमिटेड एश्योरेंस का पैराग्राफ होता है कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। यानी हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दो दफा नेगेटिव कर दिया। nothing has come to our attention that causes, नेगेटिव सेंस में बोला, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट दे रहा है। अब मैं मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे लगे कि केस स्टडी गलत है, और दूसरे को स्टेटमेंट क्या दी? केस स्टडी ठीक है। स्ट्रेंथ का फर्क है ना। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे पता चले केस स्टडी गलत है। इनडायरेक्टली मैं यही मैसेज दे रहा हूं कि ठीक है, लेकिन नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। अल्फाज का इस्तेमाल देखें, नथिंग बोले क्या? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। ठीक है, इक्का दुक्का अल्फाज आगे पीछे होंगे, लेकिन मेन सेंस यही है। इसकी एग्जांपल क्या है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिव्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। ये भी एग्जांपल को मैं डिस्कस करता हूं। रीजनेबल में क्या होता है? रीजनेबल इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई तो है लेकिन इतनी भी हाई नहीं कि परफेक्ट ही हो जाए। नहीं नहीं, इट इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो ड्राफ्टिंग होती है ना, जो कंक्लूजन लिखा जाता है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। जैसे क्या कि बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन या इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू।
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें घुमा के बात नहीं कर रहा, नेगेटिव के साथ बात नहीं कर रहा। कुछ समझ आ रही बात की? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल कहता है। लेकिन अच्छा आप मुझे बताइए, एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक? क्या आप जो पास्ट होता है ना, पास्ट, उसके बारे में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि फ्यूचर के बारे में? पास्ट के बारे में वो गुजर चुका है। हमारी एक होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट की, एक होती है फ्यूचर की जिसे फॉरकास्ट बोलते हैं, बजट बोलते हैं। आप खुद बताइए कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा होगा? अगर हमने उनको वेरीफाई करना हो, वो लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा होगा? मॉडरेट या के रीजनेबल? रीजनेबल। मॉडरेट के हाई होगा पास्ट। उनके बारे में हम ज्यादा श्योरिटी से, जो पिछले साल गुजर चुका है उसकी सेल्स कंफर्म करनी है ना हमने, हम ज्यादा श्योर होके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कैश फ्लो फॉरकास्ट हो, इनकम स्टेटमेंट फॉरकास्ट हो, यानी बजट हो आने वाले साल का, उसको भी वेरीफाई कर जरूर सकते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं। वो कैसे? वो सीफैब में सीखेंगे। लेकिन बताइए, क्या उसमें हम हाई लेवल एक्यूरेसी के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं फ्यूचर की? नहीं कर सकते। तो इसीलिए कैश फ्लो फॉरकास्ट जो है, ये रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल है, और जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है रीजनेबल की एग्जांपल, ठीक है? लेकिन हिस्टोरिकल में एक और ऑप्शन भी होती है। हिस्टोरिकल को आप मॉडरेट लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिस में, ये आपने जिन स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ ना, उनको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। मतलब बाकी को भी मैं समझाता हूं। कंपनी लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब एक कंपनी का साल पूरा हो जाए तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाए। वो बताइए वो कौन सी एग्जांपल है? लिमिटेड एश्योरेंस के रीजनेबल एश्योरेंस, वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट करवाना। लेकिन कंपनी लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि जब 6 महीने गुजर जाए ना, साल नहीं, सेकंड क्वार्टर, तो उसके बाद लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो जो 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टेक्निकली वो भी हिस्टोरिकली पास्ट की है, लेकिन इनको जब चेक करेंगे तो वो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे या हाई? मॉडरेट। तो फ्यूचर में तो सिर्फ एक ही, फॉरकास्ट में एक ही ऑप्शन है, क्या? मॉडरेट। लेकिन हिस्टोरिकल में 2 ऑप्शन है। अगर पूरे साल की हिस्टोरिकल हो तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, और अगर 6 महीने की हिस्टोरिकल हो तो मॉडरेट। ये कुछ बात समझ आई? एग्जाम्पल समझ आ गई? चलिए, अच्छा आखिरी चीज बताइए, क्या रीजनेबल एश्योरेंस का ये मतलब है कि गारंटी है 100%, सब कुछ चेक कर लिया, हर चीज ठीक है, 1 रुपए भी गलती नहीं है, और जब हम ऑडिट 1 रुपए भी गलती, क्या इसका ये मतलब है? नहीं। यानी गौर से सुनिएगा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने एज ऑडिटर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग की, गौर से सुनिएगा, ये अगले कंसेप्ट की बेस बना रहा हूं जो कल पढ़ना है हमने, आज नहीं, आज बना टाइम खत्म। क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की, ऑडिट किया, उसके बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट रह सकती हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? क्यों रह सकती हैं? 5%। अच्छा, जो शेयर होल्डर है ना, वो इस पे एतराज उठाते हैं कि क्यों आप 100% गारंटी नहीं देते, क्यों आप 100% गारंटी? इसका तो एक बड़ा आसान जवाब है कि कोई भी नहीं देता भाई, किसी से भी पूछ लो। लेकिन वो कहता है बाकियों को छोड़ो, आप अपने प्रोफेशन में बताएं, रीजन बताएं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स
कि आप लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते, ये बताइए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बताते हैं। अब इसकी डिस्कशन होगी कल रीजंस की, लेकिन आपको पता चल गया कि कल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्विक रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में गौर से सुनिए ताकि पता चल जाए सारा कुछ आपने सीख लिया कि नहीं सीख लिया। आज हमने सीखा है लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसमें हमने ये सीखा कि हम ऑडिटर जो वेरिफिकेशन करते हैं उसके वेरिफिकेशन किस लेवल पे जाके करनी है। 3 लेवल है, एक मॉडरेट लेवल है, एक हाई लेवल है और एक एब्सोल्यूट लेवल है। मॉडरेट में या इसे नेगेटिव एश्योरेंस भी बोलते हैं, इसमें एश्योरेंस लेवल होता है मॉडरेट, दरमियाने दर्जे का, ठीक है। रीजनेबल लिमिटेड एश्योरेंस में एश्योरेंस लेवल क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस में एश्योरेंस लेवल क्या है, मॉडरेट या नेगेटिव बोलते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस में एश्योरेंस लेवल क्या है, हाई या पॉजिटिव बोलते हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस दुनिया में कोई प्रोवाइड नहीं करता। हम क्यों नहीं प्रोवाइड करते एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ये कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट अलग होती है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट अलग होती है। लिमिटेड एश्योरेंस में हमारे अल्फाज कुछ और होते हैं कंक्लूजन के, अहम चीज। रीजनेबल एश्योरेंस में अल्फाज कुछ और होते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस में क्या अल्फाज होते हैं, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। reasonable assurance में क्या अल्फाज होते हैं कि in our opinion financial statements give true and fair view, पॉजिटिव अल्फाज है। चलिए एग्जांपल्स क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिव्यू ऑफ कैश फ्लो फॉरकास्ट। ठीक है जी। अब कल के लेक्चर में हम एक अहम कंसेप्ट स्टडी करेंगे जो कि बहुत से दूसरे कंसेप्ट्स की बेस है। क्या पढ़ेंगे कल हम भला, कि जो तीसरा लेवल ऑफ एश्योरेंस है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो हम क्यों प्रोवाइड नहीं करते। इसको मैं डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझाना चाह रहा हूं। समझाने को ये 10 मिनट में निमट सकता है, लेकिन ये 10 मिनट नहीं, मैंने इसको एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करवाए, ठीक है। और फिर कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए। हाइब्रिड क्लास में बताना हूं, कल प्राइज आपका लाजमी आना चाहिए क्विज में। हाइब्रिड क्लास में अगर कम से कम 3 स्टूडेंट का प्राइज ना आया ना, तो उसका मतलब यह है कि हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही। ये कल मेहनत करके आनी है, कल खास तौर पे मैं देखूंगा हाइब्रिड क्लास का रिजल्ट। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।